हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाक कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक खबरें देते हैं। इसके अलावा हम भारत में कोई अगर ऐसी बात हो जो हम समझते हो कि उसको भी जेर बहस लाना चाहिए, कोई दुर्घटना हो जाए या कोई और चीज हो जाए, तो उसको भी हम उस पर भी बात करते हैं। आज पहले मैं चाहूंगा कि आपको लेके चलूं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें ये पूरा जो हफ्ता गुजरा है, लास्ट वीक, ये प्रोटेस्ट का वीक। इस हवाले से लैब जो है, मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के लैब लेबोरेटरी के जो असिस्टेंट हैं, उनका जो धरना है या प्रोटेस्ट है, उसको आज पूरे 13 दिन हो गए हैं। और मज़ाकरात यानी निगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने मुतालबा दूरी तक उन्होंने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो अपग्रेडेशन है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी अपग्रेडेशन क्यों नहीं की जा रही। ये उनका सिंपल सा मुतालबा। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना है तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। उससे मुझे ये नजर आता है कि अगर मुतालबात अगले हफ्ते तक ना माने गए तो हो सकता है ये पुरअमन प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाए। इसी तरह से एक बहुत इस वक्त जो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, वो है 40 करोड़ की लग्जरी गाड़ियों का मसला। नाजरीन, गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रुपीज से मिनिस्टर्स, स्पीकर असेंबली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन लोगों के लिए और कैबिनेट मेंबर्स के लिए 40 करोड़ की लग्जरी कारें खरीदने का अप्रूवल दिया है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो सिविल सोसाइटी और जो वहाँ की सोशल वर्कर्स हैं और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ब्लड का नॉर्मल कंप्लीट ब्लड पिक्चर का टेस्ट करने की सहूलत नहीं है, जहां एक्सरे मशीनें नहीं है और बेशुमार और चीजें नहीं है। तो ऐसे में 40 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की क्या तुक बनती। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है वहां। और इसी दौरान आपको मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा है कि हमें जो पेमेंट की जा रही है, यानी ठेकेदारों को जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी ठेकों को जो करते हैं थ्रू टेंडर्स, उनको जो पेमेंट हो रही है वो 2000 के स्केल के मुताबिक। उन्होंने कहा है कि अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि इसको रिवाइज किया जाए, और वो भी एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे इलाके भी अब जो है वो हमारे नोटिस में आ रहे हैं जहां पे 72 घंटे यानी 72 आवर्स की लोड शेडिंग होती है और गांव के गांव अंधेरों में डूबे हुए। इसी तरह से आपको ये भी बता दूं कि कल स्कर्दू में मुजाहरा हुआ, और ये मुजाहरा लड़कियों ने किया, और ये स्टूडेंट लड़कियां हैं जिनको गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनकी पेरेंट्स भी थे साथ, औरतें भी बहुत सारी आई। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तीन मतलब है 2 सेशन चल रहे हैं तो 3 शिफ्ट लगाई जाए और इन लड़कियों को जो है दाखिला दिया जाए। यानी कि वहाँ ना कॉलेज है प्रॉपर, ना यूनिवर्सिटियां हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो उनको दाखिले नहीं मिल रहे। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर अगर हम चलते हैं तो वहां का मैं आपको बताऊं कि भिंबर में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि 4,20,000 की आबादी है, लेकिन वहां भिंबर में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। और आपको पता है पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं वो हड्डी के होते हैं, क्योंकि कोई गिर गया पहाड़ से, मोच आ गई किसी को, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और बेशुमार। तो कई इलाकों में ऑर्थोपेडिक सर्जन का ना होना, पेंडेमिक के दौरान किसी हॉस्पिटल में कॉर्ड ना होना। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि में कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उसने डायरे की हैं बहुत ज्यादा, और वो सिंपल डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बसें नहीं है हमारे पास,
हमें दूर दराज से लड़के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं और ट्रांसपोर्ट नहीं तो वो अक्सर लेट हो जाते हैं, जिसकी क्लासों में एब्सेंट होते हैं और उन एब्सेंट को उनके खिलाफ पेनल्टी के तौर पर जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक तो क्लासेस को यूं चेंज किया जाए, उसको थोड़ा लेट किया जाए, और दूसरा ये कि हमें छोड़ दी जाए। उन्होंने गेट को ताला लगा दिया कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये खासे जो है वो इस वक्त आपको के साथ में शेयर करना चाह रहा था, जो इस वक्त सिलसिला वहां चल रहा है। और नजर आ रहा है कि ये जो सर्दियों का सीजन आ रहा है, ये POJK और POGB तो ऐसा गर्म होगा मुजाहरों और एहतजाजों के हवाले। आपको पता है कि मणिपुर में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी दुर्घटना जिसमें हमारे एक फौजी अफसर वाइफ 8 साल बच्चा और उनके 4 जवान जो है वो उसमें दहशतगर्दों ने शहीद किए। सवाल ये है कि क्या इस दहशतगर्द हमले के पीछे बैरून ताकते हैं, और ये क्यों ऐसा है कि पिछले 40 सालों से मिजोरम और मणिपुर इलाके हैं जहां पे दहशतगर्दी जो है उस पे कंट्रोल नहीं पाया, और ये क्या सारा गोरखधंधा है, इसको समझने के लिए आज हमने फिर दावत दी है आप सबके जाने पहचाने हमारे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवा साहब को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जनरल साहब। मेहरबानी जनरल साहब, ये क्या हो रहा है मणिपुर में? देखो मिर्जा साहब, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। आपको पता है कि जैसे आप बता रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है और त्रिपुरा है और असम है। यहाँ पर आपने ठीक बोला, जो मिलिटेंसी है वो काफी पुरानी है, 60-70 साल हो गए हैं। मगर अब काफी सिचुएशन संभल गई थी, और ये मिलिटेंसी इसलिए ज्यादा फैली क्योंकि इसका बढ़ावा जो दिया जा रहा था चीन दे रहा था। चीन इनको फंड देता था, चीन ही इनको एक प्रकार से ट्रेनिंग एरिया देता था और हथियार देता था। मगर धीरे धीरे वहां पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई और एक प्रकार से मिलिटेंसी कम होती गई। सबसे पहले मिलिटेंसी कम हुई मिजोरम में। 1984 में मिजो नेशनल फ्रंट जो था वो ओवरग्राउंड आया, उन्होंने समझौते पे साइन किए, जो बल्कि पहले प्रधानमंत्री, पहले उनके CM भी लालडिंगा बने जो MNF के पहले कमांडर थे। उसके बाद अब नागालैंड में भी सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है, और जो उनका मेन ग्रुप NSC and IM है वो सीज फायर में और बातचीत चल रही है। और इसी प्रकार से असम में भी जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं बाय एंड लार्ज वो ओवरग्राउंड आ गए। एक ही ग्रुप है जो बरुआ का, वो चीन के अंदर है, उसका बहुत छोटा ग्रुप रहेगा उल्फा का। मगर जो मणिपुर है उसमें स्थिति कोई खास अच्छी नहीं हुई है, और वहां पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी जो मणिपुर है और जो मणिपुर नागा पीपल फ्रंट वो काफी सक्रिय है, और वो ज्यादा अब सक्रिय होंगे क्योंकि चीन ने इनको हेल्प देनी ज्यादा स्टार्ट कर दी है। चीन समझता है कि भारत अपने यहां से ट्रुप्स उठा के और अभी लगा रहा था लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, और चीन नहीं चाहता कि हम लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में चीन के अगेंस्ट लगाए, तो इसने इनको एक्टिवेट कर दिया है। 3-4 और वजह भी हो सकती है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ड्रग माफिया और इलीगल वेपन बहुत आते हैं थाईलैंड से लेके म्यांमार से इंडिया, और ये जो 46 असम राइफल थी ये अभी मिजोरम से शिफ्ट की थी मणिपुर में, ये बहुत इफेक्टिव थी उसके। तो ऐसा भी लगता है कि जो ड्रग माफिया वो भी हो सकता है पीछे इसके। और ये चूरा चांदपुर एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत जंगल का है और पहाड़ी इलाका है, और वहां पर एक सिंगल आर्टरी है, एक सड़क है, तो उस पर ID लगाना बड़ा आसान हो जाता है। मगर ये सच्चाई है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ऐसा लगता है चीन का इसमें हाथ है। दूसरा, क्योंकि आज तक कभी भी मिलिटेंट ग्रुप ने सिविलियन को, जो फैमिली है ऑफिसर की या जवानों की, उसको टच नहीं किया था, और स्पेशली बच्चे को। मगर इसमें इन्होंने किया है। जो ये कह रहे हैं इनको मालूम नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको सब खबर थी कि
की कमांडिंग अफसर साहब गए हैं चूरा चांदपुर से और जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस से आएंगे, तो यह भी एक बार पहली बार हुआ है। 4-5 चीजें हैं। एक तो चीन जो है अब खुल के आ गया है इनको दोबारा हेल्प देने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर यहां से मिलिटेंसी बढ़ेगी तो यहां से ट्रुप्स निकाल के भारत एलएसी पे नहीं ले जाएगा। एक दूसरा ड्रग का भी हो सकता है, ड्रग माफिया जो है उसने भी कार्रवाई करने की कोशिश, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव थी पलटन। और थर्ड चीज जो है कि ये पहली बार है कि ऐसा फैमिली के साथ हुआ है। अगला पॉइंट यह है कि इलेक्शन अभी मणिपुर में आगे होने वाले हैं, वो भी एक मेन रीजन हो सकता है। मगर घूम फिर के बात एक आती है कि ऐसा लगता है कि ये सारी कार्रवाई पीछे चीन का हाथ है और पाकिस्तान की आईएसआई का। मिर्जा साहब जी, शुक्र हमारे दर्शकों को इस हवाले से बताने का। आज खबर आई करतारपुर का जो पैसेज है पाकिस्तान और इंडिया का, उसको दोबारा खोला जा रहा है। मैं जाती तौर पर तो मैं इसका बड़ा क्रिटिक रहा हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को हल नहीं करता और जब पाकिस्तानियों को की सपोर्ट बंद नहीं करता, का खोलना काफी देर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को एक नया रास्ता भी तो मिल सकता है करतारपुरा कॉरिडोर के जरिए आतंकवादियों को इंडिया में कैसे देखते हैं आप? देखो, ये तो शक पहले ही से था कि पाकिस्तान जो है अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पाकिस्तान कोई फ्रेंड नहीं है जो सिख पॉपुलेशन का। और ये करतारपुर कॉरिडोर जो खोलने का मकसद एक ही था कि भारत ने प्रेशर डाला था, मगर ये बहुत शक और सवाल है कहीं इसका आईएसआई तो इस्तेमाल नहीं करेगा। जब भी हमारे लोग वहां जाते हैं उनको जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता है या उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये अभी भी भारत की जो इंटेलिजेंसीज है वो इसके लिए चौकन्नी है कि आईएसआई इसका इस्तेमाल कर सकती है। मगर क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर पहले खुल गया था, बीच में कोविड-19 के कारण बंद था, अभी गुरु नानक देव जो साहब की जो जन्म दोबारा तिथि आ रही है, तो मुझे लगता है इसलिए इसको खोला गया है। पर यह बात से मैं सहमत हूं कि इसको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आईएसआई वहां सक्रिय है ननकाना साहिब या करतारपुर साहिब में, जिस प्रकार से वो सरेआम खालिस्तान मूवमेंट वाले जो हैं उनको देते हैं, जैसे गोपाल सिंह चावला को बना रखा था। और वो हो सकता है कि जो हमारे सिख भाई जाते हैं वहां पर मत्था टेकने, उनको ये किसी तरीके से या तो ब्लैकमेल करें या इनको रेडिकलाइज कर सकते हैं। तो ये ख्याल भारत की आईएसआई के अगेंस्ट है और भारत की जो इंटेलिजेंसी इसमें चौकन्नी है। और ये मैं जो आपने बात बताई कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, ये भारत के प्रेशर डाला था। पाकिस्तान कोई दोस्त नहीं है भारत के, ना सिख का ना हिंदूज का, उसका अपना उल्लू सीधा करता है। क्योंकि आप देखो ननकाना साहिब और बाकी गुरुद्वारों में जिस प्रकार से वो सिख को ट्रीट कर रहे हैं, वहां पर जिस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां करते हैं, जिस प्रकार से खालिस्तान कमांडो फोर्स जो कि है उनके लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो पाकिस्तान पे भरोसा करना तो खतरे से खाली नहीं है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मिर्जा साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान पे भरोसा करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को इतना ही दर्द है और इतनी ही उसको फिक्र है सिख बरादरी की, तो वो ये जो गुरु नानक का सारा जो इलाका है जिसमें इनका जोलियम है, और ये इंडिया को दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा तो फासला है। हाँ बिल्कुल, और उसको हम उसके बदले में और थोड़ा सा इलाका दे सकते हैं, थोड़ा अलग जगह, मगर वो नहीं मानेगा। उसको कोई मतलब नहीं इसका, उसको तो अपना उल्लू सीधा करना है। वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि वो सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा समर्थक है। अगर ऐसी बात है, ननकाना साहिब के अंदर गुरुद्वारे के अंदर जो ग्रंथी था उसकी लड़की को कैसे पकड़ लिया था इन्होंने, उसको पकड़ के जबरदस्ती शादी करा दी और उसका धर्म चेंज कर दिया। आज वो 23% हिंदू और सिख होते थे किसी जमाने में पाकिस्तान में, आज वो श्रिंक होके 2% रह गए। या तो उनको मार दिया गया या उनका धर्म चेंज कर दिया या वो भाग गए। तो सच्चाई यह है कि वहां पर
सरदारों का, सिखों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियन का बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में, और ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा है, और गुरुद्वारों में आप देखो सारे जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के या खालिस्तान सिख फॉर जस्टिस के आदमी हैं उनको लगा दिया है। गोपाल सिंह चावला जो कि सबसे एंटी इंडियन है और जो कि एक टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसको ये बढ़ावा दे रहे थे करतारपुर कॉरिडोर में भी, मगर वो अलग बात है, भारत ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रेज की तो इसको नहीं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान पे आप कोई भी भरोसा नहीं कर सकते, और ये जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि भारत उस ये जो करतारपुर कॉरिडोर के साथ जो गुरुद्वारा है वो भारत को दे दे और भारत उसकी जगह दूसरा कोई इलाका दे सकता है, मगर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इससे कभी एग्री करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपना उल्लू सीधा करना है। उसे कोई सिख बरादरी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रकार से सिख और हिंदुओं को ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान में वो एक शर्मनाक है। जिस प्रकार से हिंदू और सिख लड़कियों को उठा के जबरदस्ती उनका धर्म चेंज किया जाता है, ये सबके सामने पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और कहां चले गए वो 21% हिंदू और सिख और क्रिश्चियन। वो सच्चाई ये है, उनको या तो मार दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया। तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी माइनॉरिटीज है वो सेफ नहीं है। मिर्जा साहब, अच्छा, कई दफा ऐसा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान से या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से भी लोगों ने ये सवाल किया है कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान जो है ये इंडिया में शामिल किया जाए, तो वहां तो मुसलमानों की बड़ी बुरी हालत है, मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उनके तो वहां पे कोई उस तरह से नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आज तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो इसमें अगर आप इस जो पीओजेके के और पीओजीबी के दर्शक उनको थोड़ा सा आप बताएं कि मुसलमानों की वाकई बहुत बुरी हालत है भारत में। देखो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज इतनी अच्छी डेमोक्रेसी आई है जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है। वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं आर्टिकल 370 के बाद, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन, हर एक आदमी वहाँ पर फ्री है, सेकुलर कंट्री है, इसके अंदर धर्म के नाम से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होती। मैं ये कहूंगा कि जो पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान जब इनको मौका मिलता है सेतु ब्रिज से, अमन ब्रिज से आए और देखें भारत में कहाँ उन्नति हो रही है। यहाँ पर लोग बहुत खुशहाल हैं, यहाँ सड़कें बन रही, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, बिजली पानी है, यहाँ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ये इलाका वैसा नहीं है जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है, जहां पर लोगों को मारा जाता है, जहां पर डेमोक्रेसी के तो पेपर पे है, ग्राउंड पे वहां पर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर ना बिजली ना पानी, नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ लेगा। तो भारत, उनको ये समझना चाहिए जब ये भारत का हिस्सा बन जाएगा इनको भी वही खुशहाली आएगी जो कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ अमन और शांति है, यहाँ टूरिज्म बहुत अब की बार रिकॉर्ड टाइम का हुआ, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ सभी धर्मों को जो है एक प्रकार से एक तरीके से माना जाता है, कोई नहीं। और ये बताना चाहूंगा उनको कि मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर के जिस रेजिमेंट से मैं हूँ, जम्मू कश्मीर राइफल, उसमें JNK के ट्रुप्स हैं, जय कलाई में। तो ऐसे में भारत जो एक खुशहाली देश है और जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और वो तरक्की कर रहा है तो पूरा भारत कर रहा है। और गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओजेके वो भारत का हिस्सा थे, वो इलीगली ऑक्यूपाइड हैं और आने वाले समय में वो भारत के साथ मिलेंगे। और उस समय जो खुशहाली अभी जम्मू एंड कश्मीर में है, मुझे लगता है कि वो खुशहाली फिर उस इलाके में भी आएगी। आज वो पिछड़ गया है, इसी के कारण लोग सड़कों पे आ रहे हैं बिजली के लिए, पानी के लिए। वहां मारा मारी है और वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं, वहां पर कोई गवर्नमेंट काम नहीं करी, कोई फंक्शन नहीं है। तो ये उनको समझना चाहिए कि भारत की तरफ वो आके देखें, खुशहाली है, अमन शांति है और वहां डेवलपमेंट का माहौल है, कॉलेज बन गए हैं, अच्छा, हर कोई बच्चा मुझे स्कूल जाता है।
जनरल साहब मुझे ये बताएं, थोड़ा लाइट माहौल करते हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के भारत में शामिल होने के बाद जाहिर है हमें सड़कें, सबसे पहले तो हमें सड़कें चाहिए विद सेफ्टी वॉल्स, ठीक है ना, जो सेफ्टी वॉल होती है पहाड़ी इलाकों, ठीक है, वो हमें चाहिए। हमें फौरी तौर पर हमें सड़कें चाहिए, ठीक है, और सेफ्टी वॉल। नंबर 2, हमें फौरी तौर पर हॉस्पिटल चाहिए, और हॉस्पिटल में भी हमें ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं दूर दूर, हमें रूरल हेल्थ सेंटर्स चाहिए, उनमें हमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट चाहिए, एक्सरे चाहिए, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का बंदोबस्त चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए, ठीक है ना, और दीगर स्टाफ। इसके साथ साथ हमारा जो मेन एक मसला है वो ये है कि आटा जो है हमारे पास पाकिस्तान से आना बंद हो गया, आटा नहीं है, डिपो आटे के बंद हो गए, ब्लैक में आटा बिक रहा है। इसके बाद ये कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम मसाइल जो है इनको शामिल होने के कितने सालों बाद भारत इनको एड्रेस करेगा? या महीनों में करेगा या दिनों में करेगा? नहीं, दिनों में तो इतना आसानी नहीं है, क्योंकि इतना पिछड़ गया है, ये पीछे रह गया है। ऐसा लगता है कि जो भारत के पास जम्मू एंड कश्मीर है और जो पीओजे के है और गिलगित बाल्टिस्तान है, वो कम से कम 30-40 साल पीछे रह गए, उसमें कोई तरक्की हुई नहीं है, और वहां ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें। और भारत वाला जम्मू कश्मीर बहुत खुशहाली, बहुत खुश और बहुत आगे डेवलप करेगा। मगर जैसे ही ये भारत के साथ मिलते हैं तो इनके अंदर डेवलपमेंट आएगी, बिजली, पानी, सड़कें दी जाएगी, हॉस्पिटल बनेंगे। जो फैसिलिटी भारत के जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में है वो हमारे जो पीओजे के, जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, वो आएगा, उसको भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में वो उसी हिसाब से हो जाएगा जिस प्रकार से भारत का जम्मू एंड कश्मीर है। और ये मुझे लगता है आने वाले समय में होके रहेगा। जो बार बार आप ये पॉइंट रेज करते हो कि ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, ये भारत में मिलने चाहिए। और लोगों को, वहां के लोग जो हैं वो पिछड़ गए हैं, उनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनको जो यूज कर रहा है पाकिस्तान, उनको सेकंड क्लास सिटीजन मानता है, वहां कोई ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। और वो जब भारत में आ जाएंगे तो उनको भी वही खुशहाली मिलेगी जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है, जहां पर एक सेकुलर कंट्री है, डायनेमिक जो डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, टूरिज्म इस बार रिकॉर्ड टाइम हुआ है, वहां पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। वो तो वहां तो आ रहे हैं ना, हमारे यहाँ भी तो चाहिए ना ये सारा कुछ। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं समझता हूं कि एक दफा पीओजेके और पीओजीबी जिस दिन भारतीय यूनियन टेरिटरी में शामिल होगा, उसी दिन गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट जो उसका पूरा सिलसिला है वो उसी दिन से शुरू होगा। और उसी दिन से ऐसे ऐलानात होंगे जो कि खोखले ऐलानात नहीं होंगे, जैसे कि गंडापुर जो है चीफ क्या नाम है उसका, मिनिस्टर फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर अफेयर्स, अली गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में वादा के 400 बिलियन रुपए का डेवलपमेंट प्लान देगा, और पीओजेके में उसने ऐलान किया था कि 500 बिलियन का देगा। इलेक्शन के बाद वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से। आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को यूके टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद मिर्जा साहब।